नई दिन और नई शुरुआत। हम एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 के पहले चैप्टर के दूसरे हिस्से में आ गए हैं। अब दूसरे हिस्से को शुरू करने से पहले मैं सोच रहा हूँ कि मैं पहले रिकैप दे दूँ कि हमने पहले वाले पार्ट में क्या किया। तो या मैं रिकैप दूँ या शेरू रिकैप दे सकते हैं। शेरू, हाँ सर। रिकैप दोगे आप? नहीं सर, आप ही ले लो। सब मैं ही करूँ? चलो ठीक है। सबसे पहले हमने चीज़ पढ़ी थी कि किस लोगों के बारे में हम पढ़ने वाले, इतिहासकारों ने किस लोगों के बारे में पढ़ेंगे। हंटर्स, गैदरर्स, फार्मर्स, रूलर्स, प्रीस्ट, जो ट्रेडर्स थे, मर्चेंट्स थे, आर्मी, तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हमने ये सबसे पहला हिस्सा पहले वाले पार्ट में कवर किया। फिर हमने ये देखा कि कौन से लोग किस जगह पे कितने पुराने वक्त से रहते थे। ये हमारा दूसरा हिस्सा था। तीसरे हिस्से में हम और थोड़ा उनके बारे में समझने की कोशिश किए इंडियन सब कॉन्टिनेंट की मदद से। इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहाँ पे का स्ट्रक्चर कहाँ पे, कौन सी नदी कहाँ से बहती है, ये हमने इसके ऊपर डिस्कशन किया था। फिर उसके बाद आता है हमारा इंडिया का नाम। इंडिया का नाम कैसे पड़ा था, भारत और इंडिया, ये कैसे पड़ा था। तो अब इसके बाद से हम दूसरे हिस्से में आ रहे हैं। अब हम हिस्से में बात करेंगे कि इतिहासकारों को इन्फॉर्मेशन कहाँ मिली, वो इतने पुराने सालों की इन्फॉर्मेशन का सोर्स क्या था, कैसे उनको इसके बारे में पता चला। लेकिन हमारे शेरू सर जो इंटरनेट और गूगल ये सब बहुत यूज़ करते हैं, पुराने ज़माने में तो उस वक्त की इन्फॉर्मेशन तो ऐसा नहीं कि स्टोर होगी, तो हम ना ही गूगल कर सकते ना ही इंटरनेट का यूज़ कर सकते। तो शेरू सर आप बताएंगे उन पुरानी बातों कैसे पता चली होगी? सर मेरे हिसाब से इंटरनेट एक्सप्लोरर होगा, अगर गूगल नहीं होगा तो। मैं कुछ बता ही नहीं सकता। मतलब इंटरनेट एक्सप्लोरर कैसे होगा भाई, कुछ भी नहीं था, कंप्यूटर नहीं थे, कुछ भी नहीं था। तो चलो छोड़ो, उम्मीद से कोई नहीं। अब ध्यान से सुनना इसको जो हम बताएंगे। ओके ओके सर। ओके। तो पुराने ज़माने में सबसे पहला इंफॉर्मेशन का सोर्स था मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट, इस पहले वर्ड को तोड़ा जाए। मनु का मतलब हाथ से लिखा हुआ स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट का मतलब होता है जो इन्फॉर्मेशन लिखी होती है ना, पुराने ज़मानों में लैंग्वेज नहीं होते थे, कोई फिक्स्ड लैंग्वेज नहीं होता था। तो यूजिंग सम साइंस एंड सम लेटर्स या लिंग्विस्टिक जो लेटर्स, सिमिलर साउंडिंग, जो सिमिलर साउंडिंग थे, जिसकी आवाज़ कुछ सिमिलर होती है, तो उन स्क्रिप्ट्स का यूज़ करते थे। यानी सम सिग्नल, साइंस एज वेल एज लेटर्स, इसका यूज़ करके मैन्युस्क्रिप्ट यानी हाथ से लिखा हुआ ये डॉक्यूमेंट्स होते थे। अभी कहाँ लिखे जाते थे ये जो इंफॉर्मेशन है, ये कहाँ लिखी जाती थी? तो उस वक्त पेपर तो होता नहीं था, हम जैसे पेपर पे लिख सकते हैं। तो उस वक्त कुछ स्पेशल काइंड ऑफ पेपर्स आते थे। सबसे पहले है पाम ट्री के पाम लीव्स, यानी उसको हिंदी में कहेंगे ताड़ का पत्ता। तो ताड़ के पत्ते पे वो लोग लिखते थे। और वो दूसरा जो होता था बर्च, यानी एक ट्री है जो कि हिमालय में पाई जाती है, उसको उसके छाल पे, उसकी छाल को बोलेंगे भोजपत्र हिंदी में। तो बर्च यानी बार्क ऑफ अ ट्री, उसके ऊपर लिखते थे। ये जो पाम ट्री के लीव्स होते हैं या जो बर्च होता है, ये काफ़ी सालों तक टिक सकते हैं। ये ऐसा माना जाता है कि 600-700 साल तो ऐसे ही टिक सकते हैं बिना डीके के। लेकिन समहाउ ये आज तक टिके हैं और इंडिया में करीब 50 लाख मैन्युस्क्रिप्ट हमें मिले हैं। तो ये मैन्युस्क्रिप्ट पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन थी। हालांकि बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट हमारे एंड्स, इंसेक्ट्स, कई बार इसको डिस्ट्रॉय हो गए नेचुरल कैलामिटीज़ की वजह से, बट फिर भी कई सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स कुछ अभी भी हैं। अभी मैन्युस्क्रिप्ट्स रखे कहाँ जाते थे, आपको पता है? आई गेस लाइब्रेरी में सर। कह सकते हैं लाइब्रेरी जैसे, बट उस वक्त के लाइब्रेरी जैसे लाइब्रेरी नहीं थे। वो कई बार मंदिरों में रखे जाते थे, मोनास्ट्रीज में रखे जाते थे। तो इनकी स्टोरिंग पॉइंट्स ऐसे कुछ रिलीजियस वे में होती थी। अब उस पर लिखे क्या जाते थे, आपको पता है? क्या पता सर, खुद के नाम लिखते होंगे सर। मैंने कहा इतिहास के सोर्स थे वो। इतिहास के एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स था मैन्युस्क्रिप्ट्स। अब मैन्युस्क्रिप्ट्स में क्या लिखा जाएगा? पहली चीज़ तो रिलीजियस टेक्स्ट,
जो रिलीजियस बिलीफ थे यानी धार्मिक क्रियाक्रम, उस पर सब लिखा जाता था। दूसरा होता है जो राजे रजवाड़े होते थे उनके बारे में लिखा हो जाना, क्योंकि कई बार जो हमारे धर्म के लोग थे वो पुरोहित होते थे राज्यों में, तो उन्होंने राजे रजवाड़ों की किस तरीके से रचना हुई है, किस कौन राजा उनके रूल कर रहा है, वो सारी इन्फॉर्मेशन भी होता था उनके किंग्स एंड क्वींस के बारे में भी। फिर उसके बाद से आती थी दवाइयाँ। हमारे पास एक वेद है प्रॉपर जो दवाइयों पे फोकस करता है हिंदू धर्म में, तो उन मेडिसिन्स पे फोकस होती थी। फिर आती हैं एपिक्स। एपिक्स का मतलब होता है रामायण या महाभारत, ऐसे कुछ एपिक्स जो कि एक काफ़ी एक लंबी स्टोरी लाइन है, इट्स लाइक अ सिंबल टू लाइफ। तो ऐसे एपिक्स के बारे में लिखा जाता था। फिर पोएम्स होते थे, पोएम्स। फिर कई बार प्लेज होते थे यानी नाटक, नाट्य कथाएं। फिर उसके बाद से ये और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिस तरीके से हम इतिहास के बारे में हम पता कर सकते हैं। लेकिन एक सवाल है कि किन भाषाओं में लिखी जाती थी ये। सबसे पहली भाषा थी संस्कृत, दूसरी भाषा थी प्राकृत। उस वक्त प्राकृत एक काफ़ी चलने वाली लैंग्वेज थी, मतलब वहाँ पे बहुत लोग प्राकृत बोलते थे उस ज़माने में। और तीसरी तमिल भाषा में भी लिखे जाते हैं, और भी भाषाओं में लिखे जाते थे, बट नॉर्मली ये 3 मेन भाषाओं में लिखा जाता है। हमारे कई सारे वेद जो हैं वो संस्कृत में लिखे गए हैं। तो ये हमारे इतिहास का सोर्स था, बट लेकिन सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं था, इसके अलावा भी बहुत कुछ थे। इससे पहले हम एक चीज़ समझेंगे। आपको शेरू याद होगा तो हमने अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में बताया था। आप बता सकते हो कौन है? हिस्ट्री के डिटेक्टिव। हाँ, हिस्ट्री के डिटेक्टिव मान लेते हैं, बट अब वो कैसे डिटेक्ट करते थे, इतिहास को किस तरीके से समझते थे? क्योंकि जैसे आपने देखा कि मैन्युस्क्रिप्ट भी एक तरीके से इतिहास के बारे में बताते हैं, वैसे ही जो आर्कियोलॉजिस्ट है वो ज़मीन को ये खोद के वो इन्फॉर्मेशन निकाल सकते थे कि कौन से शहर कितना पुराना था। उसमें से सबसे पहली चीज़ हम एक जानते हैं कि जो इतिहासकार है वो घरों को, एक ईंट को या पत्थर को देख के बता सकते हो कितनी पुरानी है। बैक डेटिंग कर सकते हैं, वो कार्बन डेटिंग जिसको बोलते हैं हमारे साइंटिफिक लैंग्वेज में। कार्बन डेटिंग के इस मेथडोलॉजी के यूजिंग वो काफ़ी पुरानी जो भी चीज़ें कितनी पुरानी हो उसकी एग्जैक्ट डेटिंग भी कर सकते हैं। तो उसके वजह से सबसे पहले होता था बिल्डिंग्स में जो पत्थर यूज़ होते थे, जो स्टोन्स यूज़ होता था, उससे वो बता सकते हैं कि वो कितनी पुरानी बिल्डिंग होगी और किस एज में वो बिल्डिंग यूज़ हुई थी। छोटे छोटे घर, छोटे छोटे जो ब्रिक्स और पत्थर लगे होते थे। फिर उसके बाद से जो उस पर पेंटिंग्स बनी होती, कई बार आपके आओगे जिसमें केव्स में पेंटिंग्स होगी, अजंता एलोरा जैसे केव्स में पेंटिंग्स मिली हैं, तो अब उस पेंटिंग्स को भी देख के पता लगाया जा सकता है कि कितनी पुरानी है, किसने बनाई होगी, किस एज के लोग बनाई होंगी। फिर उसके बाद से आता है कई सारे स्कल्पचर्स यानी मूर्तियाँ, जो कई सारे मूर्तिकारक हैं वो उन्होंने मूर्तियाँ बनाई थी, तो मूर्तियों को भी देख के पता लगाया जा सकता है कि कितनी पुरानी वो मूर्ति थी। फिर ज़मीन के अंदर अगर और खोदेंगे तो और भी चीज़ें निकलती हैं, जैसे जानवरों की हड्डियाँ, कई सारे वेपन्स, फिर उसके बाद से टूल्स, ऑर्नामेंट्स। फिर उसके बाद कई बार जो खाना बनाने के लिए बर्तनों का इस्तेमाल होता था वो सारी चीज़ें निकली जा सकती हैं। तो जो बर्तन यूज़ होते थे, वो जो मिट्टी के बर्तन पकाए जाते हैं, वो उनसे भी चीज़ें जो कि नॉर्मली डीके हो जाती थी, यानी वो मिलते नहीं थी, सड़ जाती थी, लेकिन फिर भी कुछ नेचुरल कलामिटीज़ को विथस्टैंड करके अभी भी है, जिसे लोग पता कर सकते हैं। कॉइन्स का बहुत बड़ा इस्तेमाल था। कॉइन्स से पता चलता था कि वो जगह किस राज्य में आता था, तो कॉइन्स का भी इस्तेमाल होता था बैक डेटिंग के लिए, इस इंफॉर्मेशन के लिए। तो आर्कियोलॉजिस्ट इन माध्यमों के साथ वो पता करते थे कि वो कितनी पुरानी जगह है, किस राज्य का बात है। और उसमें एक और इन्फॉर्मेशन मिलती थी कि लोग उस वक्त खाते क्या थे। हमारे जंगल के शेर शेरू तो आज इस बार वेजिटेरियन हो गए, जैसे हमारे पास आए, बट इसके पहले तो नॉन वेजिटेरियन ही थे। तो जब लोगों के खाने की बात आती है तो कई बार ज़मीन के नीचे जब हड्डियाँ मिलती हैं, जानवरों की हड्डियाँ मिलती हैं, तो फिर उससे पता लगाया जा सकता है कि वो जानवरों को भी मार के खाया करते थे। हालांकि जो प्लांट्स हैं, जो पौधे की वेजिटेरियन खाना वाली पार्ट है, वो थोड़ा मुश्किल था पढ़ना, क्योंकि वो सड़ जाती थी, वो ऐसा बचना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी कुछ प्लांट्स जो जल गए थे
जो एक्सीडेंटली या नॉन एक्सीडेंटली जो जल गए थे वो चार्ड फॉर्म में यानी राख के फॉर्म में ज़मीन के सतह के नीचे पड़ी होती थी, जिसको आर्कियोलॉजिस्ट ने उनको भी ढूंढ निकाल के उनके बारे में पढ़ाई कर लिया। तो फिर इससे हमें कई सारी इन्फॉर्मेशन मिलती कि वो जो राख थी वो किस पेड़ की राख थी, कौन सा पौधा लगा था, कितना पुराना था। इसका मतलब इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि फार्मिंग उस जगह पे कब शुरू हुई थी। तो ये आर्कियोलॉजिस्ट इतनी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं हमें। फिर दूसरे हिस्से पे आते हैं। एक होता है इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन का मतलब ये होता है कि किसी भी ठोस जैसे पत्थर हो गया, जो किसी टाइप का मेटल हो गया, यानी सिक्के के ऊपर जो इंस्क्रिप्शन यानी जो बनाई हुई स्क्रिप्ट्स, जो खोद खोद के बनाई जाती है स्क्रिप्शंस, यानी खोद खोद के स्क्रिप्ट जो बनाई जाती है उसको कहते हैं इंस्क्रिप्शन। ठोस सबूत, ठोस मेटल्स पे या ठोस प्रोडक्ट्स पे। तो अब हम शेरू से एक चीज़ पूछेंगे। अगर आप देखोगे मैन्युस्क्रिप्ट या इंस्क्रिप्शन, दोनों में से लंबा टाइम के लिए कौन सा टिकेगा? इंस्क्रिप्शन सर। हाँ बिल्कुल सही। क्योंकि वो लोहे पे बना हुआ है। किस पे बना हुआ है? लोहे पे। जरूर नहीं कि लोहे पे बनेगा, कई बार पत्थरों का यूज़ किया जा सकता है, कभी बार मेटल्स का यूज़ किया जा सकता है। कई जैसे अशोका का इलाहाबाद में एक पिलर है जहाँ पे इंस्क्रिप्शन हैं उनकी कई सारी। उसके बाद से अशोका पिलर्स दिल्ली में है, इलाहाबाद में भी एक दो इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, गढ़वाल स्टोन पे कई सारे इंस्क्रिप्शंस मिले हैं। तो अब हम इसको समझेंगे कि इंस्क्रिप्शंस, क्योंकि नॉर्मल आदमी इंस्क्रिप्शन नहीं करेगा, वो नॉर्मल आदमी हो सकता है ड्राइंग बना सकता है, बट राजा महाराजाओं लोग इंस्क्रिप्शन करवाते थे क्योंकि वो चीज़ टिकती थी, मिटती नहीं थी। तो फिर उसको यूज़ करके अपनी राज्य के बारे में जो भी ऑर्डर्स होते थे वो देते थे उसको देखने के लिए। कई बार राज्य के ऑर्डर्स हो गए, यानी उनको किस तरीके से रहना है। कई बार राजा महाराजा लोग अपनी युद्ध में जीते हुए विक्ट्रीज़ के बारे में लिखते थे सो दैट बाकी लोगों को पता चले। कई बार इम्पॉर्टेंट मैन एंड वुमेन, जो आदमी और औरत जो कि इम्पॉर्टेंट लोग उनके राज्य में हुआ करते, उनके बारे में लिखा जाता था। तो इंस्क्रिप्शन पे इस तरीके से चीज़ें लिखी जाती थी और जो कि काफ़ी मतलब काफ़ी लंबे टाइम तक टिकती थी। लेकिन अब एक और चीज़ आया हुआ है हमारे पेज नंबर 5 में, आगे एक ड्राइंग बनाई हुई है इंस्क्रिप्शन का। उसमें अशोका का इंस्क्रिप्शन यूज़ किया गया है, अशोक का इंस्क्रिप्शन। उसमें 2 भाषाओं का यूज़ किया गया है, एक होती है अरमाइक और दूसरी थी ग्रीक लैंग्वेज। तो इंस्क्रिप्शन हमेशा उन भाषाओं में लिखा जाता था जिसमें उस वक्त के लोग जिस भाषाओं को समझें। तो अरमाइक यानी वो जो ये इंस्क्रिप्शन मिली थी ये अफ़गानिस्तान में मिली थी, अफ़गानिस्तान के एक जगह पे मिली थी, खंडहर करके नाम है। तो खंडहर में इसका इस्तेमाल हुआ था। क्यों? क्योंकि लोग इसके बारे में समझे, लोग जो अशोका ने ओबीडियंस के लिए दिया था इन मैसेज, उसको लोग पढ़ें, उसके हिसाब से रहें। तो हम अभी नेक्स्ट जो बात करेंगे इंस्क्रिप्शंस को, एक और हिस्ट्री बुक में ही पेज नंबर 7 पे पेज नंबर 9 पे एक और एक फैक्ट्स के बारे में बताया गया है, जहाँ पे इजिप्ट यानी ये एक देश है जो कि नॉर्थ अफ्रीका में एक देश है इजिप्ट। वो इजिप्ट के नॉर्थन पार्ट पे एक रोसेटा करके एक जगह है। तो रोसेटा में भी एक इंस्क्रिप्शन मिला था। इंस्क्रिप्शन जो था वो 2 भाषाओं में लिखी गई थी, एक तो इजिप्शियन के लोकल लैंग्वेज में लिखा गया था और दूसरा जो लिखा हुआ था वो ग्रीक में लिखा गया था। तो इजिप्शियन का लोकल जो भाषा थी वो हिस्टोरियंस को समझना बहुत मुश्किल हो गया था। तो उन्होंने क्या किया, ग्रीक वाले भाषाओं पे उसको पहले समझा, ग्रीक भाषाओं पे समझा और उसके बाद से उन्होंने मैपिंग की कि कौन से भाषा कितनी सिमिलर सुनाई देती है। फिर वहाँ से उन्होंने मैप किया और फिर पता चला कि कुछ भाषाएं जो हैं जिसका सिंबल बना के यूज़ किया। तो इसलिए कभी भी मैंने इसके पहले बताया था, स्क्रिप्ट में कभी भी सिंबल का यूज़ होता था, सिंबल या फिर कुछ लेटर्स जो कि लिंग्विस्टिक थे। तो जो उसमें स्क्रिप्ट पे लिखे हुए अगर उस ड्राइंग पे देखेंगे तो लॉयन, शेरू, लॉयन को एल लेटर से रिसेंबल किया गया था। एक उसमें बर्ड भी है, बर्ड को ए लेटर से यूज़ किया गया था।
अब हम इसके बाद जानेंगे डेट्स के बारे में। डेटिंग ये एक तरीके से एक्सरसाइज है अभी, जो आप लोग को समझना होगा। अब एक चीज़ समझिए कि जो कभी भी हम डेट को रेफ़र करते हैं उसमें आप देखोगे कि AD, BC, BCE ये कई सारे ऐसे टर्मिनोलॉजीज होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, हम आज भी पुराने ज़मानों में तो उस वक्त ऐसे कोई लेटर टर्मिनोलॉजी नहीं थी, तो हमने एक अपने हिसाब से एक टर्मिनोलॉजी बनाई जो कि कई सारे देशों में फॉलो होता है। क्रिश्चियनिटी का उदय, यानी जब क्रिश्चियनिटी शुरू हुआ था तब से लेके हमने उसको एनो डोमिनी या आफ्टर क्राइस्ट, और तो एनो डोमिनी ये लैटिन वर्ड है, तो और उसके पहले वाला BC यूज़ करते हैं लेटर, उसको कहते हैं बिफोर क्राइस्ट। तो क्राइस्ट का बर्थ को एज एक सेंटर पॉइंट माना गया है इतिहास में। उसके बाद में आने वाली जगह को वो डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर में चलती रहती है, बट बिफोर क्राइस्ट ये डिसेंडिंग यानी उल्टा लेटर चलता रहता है। तो इसमें और भी चीज़ें यूज़ की है, जैसे कॉमन एरा का वर्ड यूज़ हुआ है, यानी कॉमन एरा भी उसी सेंटर पॉइंट है, क्रिश्चियनिटी का ही सेंटर पॉइंट है जब क्रिश्चियनिटी की उदय हुआ था। तो बिफोर कॉमन एरा यानी क्रिश्चियनिटी के पहले, और आफ्टर कॉमन एरा यानी कॉमन एरा सिर्फ कॉमन एरा से रिप्रेजेंट होता है जो कि क्रिश्चियनिटी के बाद। ये होगी डेट का। तो अब हमको समझाइए कि जो 4700 पहले चीज़ें लिखी हुई थी, उन 4700 साल के पहले, ये मतलब ये जब हमने डिस्कशन किया था कि सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन में, इंडस वैली के पास में जो सिटीज़ बने तो 4700 पहले आए थे, 4700 साल पहले आए थे। तो उनका एग्जैक्ट ईयर क्या होगा? तो इनका एग्जैक्ट ईयर होगा, आपको 4700 में से 2000 घटा दीजिए, 2000, क्योंकि NCERT में 2000 को अभी प्रेजेंट एरा माना गया है। यानी हालांकि इस वक्त 2020 हो रहा है, बट NCERT में 2000 को प्रेजेंट एरा माना गया है। तो 2000 हटाएंगे तो बनेगा आपका 2700। तो 2700 यानी 2700 BCE यानी बिफोर कॉमन एरा, या 2700 BC यानी बिफोर क्राइस्ट, ये डेट होगा। और इस वक्त जो है वो 2020 AD होगा या 2020 CE होगा। ठीक है। अब हम एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट पे आते हैं। हम कभी भी जब इतिहास के बारे में समझते हैं तो हम एक चीज़ भूल जाते हैं कि इतिहास में हमेशा राजा महाराजाओं के बारे में नहीं है, और बुक का नाम भी ये लिखा हुआ है कि वन पास्ट और मैनी। तो कितने सारे पास्ट के बारे में, क्योंकि बुक का नाम पास्ट लिखा हुआ है, ऐसा प्लूरल फॉर्म में है। तो कितने सारे पास्ट है? हमारा पास्ट एक नहीं है, कई सारे हैं, कई लोगों के बारे में है। जैसे एक राज्य में एक फार्मर की ज़िंदगी बहुत अलग होती थी, एक हर्डर यानी पशुपालक की ज़िंदगी अलग होती थी, एक मर्चेंट उनकी ज़िंदगी बहुत अलग होती थी, और एक ट्रेडर्स और रिलीजियस टीचर्स उनकी ज़िंदगी काफ़ी अलग होती थी ट्रेडर से। फिर रूलर्स, उनकी ज़िंदगी काफ़ी अलग होती थी। तो इतिहास में हम सिर्फ किसी एक चीज़ को नहीं पढ़ेंगे, हम सबको कवर करने की कोशिश करें, सबके बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं। कुछ चीज़ें आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस के बदौलत चीज़ें लिखी मिल जाती हैं, मैन्युस्क्रिप्ट्स के थ्रू मिल जाती है, कुछ इंस्क्रिप्शंस होती हैं, बट बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आर्कियोलॉजिस्ट खोद के पढ़ने की कोशिश करते हैं, एज अ डिटेक्टिव की तरह जोड़ने की कोशिश करते हैं, जिससे हम कॉमन लोगों के बारे में भी पढ़ सकते हैं, फार्मर्स के लोगों के बारे में पढ़ सकते हैं, हर्डर्स के बारे में भी लोगों के पढ़ सकते हैं, कि वो लोग थे जो नॉर्मली अपनी चीज़ों को उतना नहीं लिखते थे। हमको उनको समझना पड़ेगा उनकी हैबिट से। और सबका इतिहास अलग होता है। अभी भी हमारे बुक में एक लिखा हुआ है, अंडमान और निकोबार में, वहाँ के लोग आज भी हंटर्स गैदरर्स जैसे खाना खाते हैं। वहाँ पे वो लोग हमारे पुराने ज़मानों जैसे अभी भी वो हंटर्स गैदरर्स जैसे नेचुरल रिसोर्सेज पे, जंगल के रिसोर्सेज पे बिलीव करते हैं, और वो उसी हिसाब से उनकी जीवन यापन है। जबकि हमारा खाना तो राशन वाले दुकान से आता है, इनका खाना जोमेटो से आता है, यानी कुछ ऐसा ही है। तो ये है पहला अध्याय, इसको बड़े ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि ये बेस होता है बाकी सारे अध्यायों का। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। हम आगे आने वाले चैप्टर्स, सेकंड चैप्टर नेक्स्ट वीक में इसको भी अपलोड कर देंगे, बट तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
सो दैट आपको जैसे सेकंड चैप्टर का वीडियो आया आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप लाइक्स और कमेंट्स भी करिए, जो भी आपकी प्रतिक्रियाएं हैं उसको घोषित करिए हमारे इस वीडियो कमेंट सेक्शन पे। तब तक के लिए धन्यवाद।